कल की क्लास में मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में बहुत सारा बताया था। अपन लोग जो कंपनी लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी लाइन में मैं आगे बढ़ती हूँ। कल की मीटिंग में मैंने ये भी बताया था कि मीटिंग्स में नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है और नोटिस के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको नोटिस पढ़ाऊंगी, एजेंडा पढ़ाऊंगी और कॉरम पढ़ाऊंगी कि ये क्या होते हैं। अब ध्यान रखो, ये वो टॉपिक्स करवा रही हूँ इस समय मैं जो शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेरी क्लास नोटिस से कि एक मीटिंग का नोटिस क्या होता है। यहाँ मीटिंग का मतलब कंपनी मीटिंग है, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग्स। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ मीटिंग का जो कॉमन सेंस है वो कंपनी मीटिंग से है। तो नोटिस क्या है, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने साथ में सेक्शन लिख दिए। कल की क्लास में भी मैंने लिखे थे, हर जगह पे सेक्शन कोड कर दिए थे। तो आप बार बार जब देखोगे और पढ़ोगे और उसको सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ 2013 जो एक्ट है हमारा, कंपनी एक्ट जो 2013 है, उसका सेक्शन 101 और 102 जो है वो नोटिस के बारे में बताता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब नोटिस क्या होता है, इससे पहले ये समझो नोटिस मीनिंग कहाँ से आया है, क्या है। देखो, नोटिस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है और वो वर्ड है नोटिशिया। क्या है वो वर्ड? नोटिशिया, एंड इट्स मीन इज नॉलेज। नोटिशिया मीनिंग का, वर्ड का जो मीनिंग है वो है नॉलेज। तो इसका मतलब नोटिस जो इंग्लिश का वर्ड है उसको हमने लैटिन वर्ड से लिया है और वो नोटिशिया है और उसका मतलब होता है नॉलेज। इसका ये पूरा मतलब हुआ कि नोटिस होता है एक ऐसा गेट टुगेदर ऑफ पर्संस विद सम प्लान्स और एजेंडा, कि किसी भी कंपनी में एक फॉर्मल माहौल में लोगों का एक ऐसा गेट टुगेदर हो जो नोटिस के थ्रू हो और जिसके लिए वो किसी कॉमन प्लान के लिए वो इकट्ठे हुए हों। तो जिसके तहत होता है वो विद सम प्लान्स और एजेंडा होता है, इसी को हम नोटिस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं नोटिस के साथ साथ एक एजेंडा भी टॉपिक कवर करूंगी। तो अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एजेंडा का मतलब है कि किस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो होता है एजेंडा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि नोटिस हो गई बात। अब फीचर्स की बात करते हैं। नोटिस में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बात करें कि जो जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट 21 डेज नोटिस इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। कल भी मैंने बताया था 21 दिन कम से कम होते हैं किसी भी कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने और उसकी नोटिस या उसकी सूचना देने के बीच में कम से कम 21 दिन का गैप होना ही चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी शॉर्टर नोटिस में मीटिंग हो नहीं सकती, होने को तो हो सकती है, वो भी मैं बताऊंगी कि कब हो सकती है। लेकिन एक जो प्रॉपर नोटिस की अगर बात करेंगे ना, तो प्रॉपर नोटिस कम से कम 21 दिन होना चाहिए। अब इसमें एक और मोड है, वो भी समझ लो। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग हैव टू बी एडिशन इन 21 डेज। दो बातें ध्यान देना, जिस डेट पे इश्यू हो रहा है नोटिस एक तो वो, और जिस डेट पर मीटिंग है एक वो, ये दोनों डेट्स उस 21 दिन में ऐड की जाती है, ना कि वो इंक्लूड होती है। ध्यान समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो कि 25 तारीख को मीटिंग है तो 24 तारीख तक ही 21 दिन हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 25 तारीख को मीटिंग है तो 25 तारीख को 21 दिन कंप्लीट हो रहे हो। ध्यान रखना है, तो जिस दिन मीटिंग है एक तो वो, और जिस दिन नोटिस इशू हुआ है वो डेट इन 21 दिनों में शामिल नहीं है, वो शामिल की जानी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो ये तो मैंने दो बातें वो बताई जब प्रॉपर नोटिस की बात कर रही हूँ मैं। अब मान लेते हैं कभी कभी ऐसा हो कि इतना टाइम ही ना हो कि हम 21 दिन या 25 दिन का टाइम रख पाए और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, तो क्या एक शॉर्टर नोटिस में मीटिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। उसकी क्या कंडीशन है वो समझ लो। चाहे तो राइटिंग में और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज किया जाए, किसी भी तरीके से अगर मेंबर्स जिसके लिए हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर वो मेंबर्स 95% अपनी रिटर्न कंसेंट दे दें, ध्यान देना, अगर 95% मेंबर्स रिटर्न कंसेंट दे दें तो फिर 21 दिन से पहले भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है और वो मीटिंग इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। डिपेंड करता है कि सब लोगों को इसकी सूचना भी मिल गई हो और उन्होंने अपनी कंसेंट भी दे दी हो। तो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट नोटिस वाला बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कंटेंट होता है एक नोटिस के अंदर, क्या क्या चीजें लिखी जाती है। ऑब्वियस है,
किस जगह मीटिंग होगी, किस डे पे मीटिंग होगी, किस डेट पे मीटिंग होगी और कितने बजे यानी टाइम, कितने टाइम पर मीटिंग होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेंशन होती हैं। नोटिस के साथ में ही एजेंडा भी इंक्लूड हो जाता है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ नोटिस के साथ में अभी आपको एजेंडा भी पढ़ाऊंगी, तो एजेंडा भी नोटिस के साथ ही लगा दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, एक और हेडिंग है, किन किन लोगों को ये नोटिस दिया जाना चाहिए। ऑथराइज्ड पर्सन फॉर गेटिंग द नोटिस, किन किन लोगों को दिया जाना चाहिए। ऑब्वियस है, पहला एवरी मेंबर, हर वो व्यक्ति जो इस मीटिंग से रिलेटेड है यानी स्टेक होल्डर है इसका, उस हर एक व्यक्ति को इसकी नोटिस मिलनी चाहिए मीटिंग की। नंबर 2, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड मेंबर, जो व्यक्ति डेथ हो गई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी इस मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए। सेकंड नंबर ध्यान दे देना, हर वो मेंबर जो व्यक्ति जिंदा है उनको, और वो व्यक्ति उस मीटिंग से संबंधित होने चाहिए उनको। सेकंड कहता है अगर व्यक्ति जो उससे संबंधित तो है लेकिन वो मर गया है, मृतक है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। नंबर 3, मान लेते हैं व्यक्ति मरा भी नहीं है, जिंदा भी है, मगर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उस केस में उसके ऑफिशियल असाइनी को यानी जो राजकीय प्रापक होता है उसको दिया जाना चाहिए नोटिस। और नंबर 4, ऑडिटर्स, कंपनी के जितने भी ऑडिटर्स यानी अंकेक्षक होते हैं उनको भी हर मीटिंग का नोटिस दिया जाना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक और हेडिंग ले लेते हैं, व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, कब कब नोटिस जरूरी नहीं है ना। तो कब कब नोटिस जरूरी नहीं है उसके लिए मैं बता दूं कि यदि हमारे एओए जो है, आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो ये कह दें, उसमें ये चीज ऑथराइज्ड हो जाए कि ऐसे सदस्यों को हम इस मीटिंग, किसी भी मीटिंग का नोटिस ना दें जो अगर देश से बाहर रहते हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल कि वो हर मीटिंग को आकर के अटेंड करेंगे। तो जब आकर अटेंड ही नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें रिपोर्ट दे देंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें नोटिस भी दें कि हाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है एंड यू आर इन्फॉर्म्ड टू अटेंड द मीटिंग। क्लियर है। तो एक चीज, अगर ये एओए में मेंशन है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्फॉर्म ऑल दोज पर्सन हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो भी ये हो सकता है कि उन लोगों को मीटिंग का नोटिस ना दिया जाए। मैं यही बात बता रही हूँ कब कब नोटिस किन किन लोगों को नहीं दिया जाना जरूरी नहीं है ना। अब आगे की बात, नंबर 2, मान लो एक ऐसा व्यक्ति जो पहले तो हमारे देश में या बाहर के देश में तो रहता था, लेकिन अब वो ऐसा देश हो गया जो अब हमारी सरकार का शत्रु देश है, हमारे देश का शत्रु देश का हो गया है। तो शत्रु देश में अगर कोई व्यक्ति मेंबर जो है वो रह रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव द नोटिस ऑफ मीटिंग। सेकेंड बात भी मेरी बात समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही आगे की बात करते हैं, मान लो कि किसी सभा की मीटिंग की जो सूचना दी जा रही है और वो व्यक्ति इस नोटिस के लेने के लिए अपने अधिकार से उसे मुक्त कर दे कंपनी को कि हमें जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद अपने इस राइट को छोड़ रहा हो कि हमें जरूरत नहीं है मीटिंग का, आप नोटिस दिया करें, ऐसा कुछ नहीं है, तो भी जरूरत नहीं पड़ती नोटिस को देने की, मीटिंग के नोटिस को देने की। ठीक है। और अगर एक चीज, कोई भी मीटिंग पोस्टपोन हो जाए तो उस पोस्टपोन मीटिंग का नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। एक, अगर एओए हमारा ये कहता है कि जो लोग हमारे देश के बाहर रह रहे हैं उनको मीटिंग की नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं है इस नोटिस को भेजने की, लेकिन एओए में मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, अगर वो ऐसे देश में अब रहने लग गया जो अब हमारे देश का शत्रु देश घोषित हो चुका है तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 कहता है अगर हमारे किसी भी व्यक्ति ने अपना खुद का ही वो राइट छोड़ दिया है तो भी उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है ना। नंबर 4, अगर कोई मीटिंग पोस्टपोन हुई है तो भी उस पोस्टपोन होने की सूचना देने के लिए किसी नोटिस को देना जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको सारी बातें बताई है नोटिस के बारे में। फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ आपको, सेक्शन 101 एंड 102 जो हमारे एक्ट 2013 का है उसके अकॉर्डिंग नोटिस के बारे में हमने अभी सारे जानकारी को लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी एजेंडा क्या होता है और कोरम क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही थी कि अब सेकंड टॉपिक है हमारा एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा मैंने आपको जैसे बताया नोटिस के साथ में एक मीटिंग की नोटिस के साथ में मेंबर्स को दिया जाता है। तो एजेंडा होता क्या है? एक ऐसा पेपर होता है जो एक लिस्ट का होता है, अ पेपर कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी कंसीडर्ड इन द मीटिंग।
उस मीटिंग में जिन जिन बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाना है या जिन जिन बातों को कंसीडर किया जाना है, उन बातों का एक लिस्ट होता है। ऐसा वो पेपर ही एजेंडा कहलाता है और ये एजेंडा सबको दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एजेंडा में क्या हुआ, एजेंडा में उन सारे बातों का एक क्लब किया हुआ जिसमें हमें डिस्कशन करना है इस मीटिंग के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए जब हम एक एजेंडा तैयार कर रहे हों। ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। सबसे पहली चीज, क्योंकि एक सेक्रेटरी करता है ये सारे काम, तो उसको सबसे पहले जरूरी चीज है कि एजेंडा को तैयार करते समय अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में वो कंसल्ट कर ले, उनकी सलाह ले ले किन किन बातों को हमें इंक्लूड करना है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम एजेंडा तैयार कर रहे होते हैं ना, तो एक टाइप का जो नेचर है बातों का, वो सारी लिस्टिंग एक साथ होनी चाहिए और दूसरे टाइप के बातें दूसरे टाइटल के तहत जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैरायटी में हो सकती हैं बातें। हो सकता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो सकता है किसी के कोई शोक संदेश वाला भी मामला हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मिक्स मिक्स हो जाए, तो एक वाइफरगेशन होना चाहिए और किन किन बातों को इंक्लूड करना है, कोई बात रह ना जाए, मीटिंग भी हो जाए, कोई बात इंपॉर्टेंट रह जाए डिस्कशन से, तो एजेंडा में वो सारी चीजें जो भी डालनी है, कंसल्टेशन विद द बीओडीज, एक सेक्रेटरी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में सलाह मशवरा करके ही एक एजेंडा को तैयार करना चाहिए। नंबर 2, हर एक मीटिंग का एजेंडा होता है और उस एजेंडे का एक टाइटल होता है। हर एक एजेंडा का एक टाइटल होता है, तो एक प्रॉपर टाइटल आ जाना चाहिए एजेंडा पे, ताकि कि उस टाइटल को पढ़ते ही पता चल जाए कि किस रिलेशन में मीटिंग होने वाली है। नंबर 3, आगे कहता है नेम ऑफ मीटिंग। कौन सी मीटिंग है ये, एजीएम है, ईजीएम है, स्ट्रक्चर मीटिंग है, क्या है, कौन सी, तो कौन सी मीटिंग है, तो मीटिंग का नाम आ जाना चाहिए, एजेंडा का टाइटल आ जाना चाहिए, उसका सीरियल नंबर आना चाहिए, किस क्रम संख्या में। यानी मान लीजिए एजीएम है, अगर 5 साल हो गए हैं एक कंपनी को खुले हुए, तो 5वीं एजीएम हो रही होगी, पक्की बात है ना। पर हो सकता है ईजीएम आज तक केवल 2 ही हुई हो 5 सालों में, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है। तो ईजीएम का अगर एजेंडा बन रहा होगा तो सीरियल नंबर 2 ही जाएगा ना। लेकिन एजीएम का अगर एजेंडा बन रहा होगा, एजीएम के मीटिंग का एजेंडा बन रहा होगा, तो हो सकता है वो 5वां होगा। तो ये सीरियल नंबर भी देना बहुत जरूरी है। जब हमने टाइप ऑफ मीटिंग के लिए नेम लिख दिया, तो सीरियल नंबर भी लिखना होगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही कंप्लीट बनाती हैं चीजों को। तो ये आप लिखेंगे अगर अपने आंसर में, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको थॉरो मालूम है इसके बारे में, ऊपर ऊपर का नहीं मालूम है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बता दूं आपको, कोई भी बात अगर करना है तो कितने लोगों का एजेंडा में किन किन बातों का डिस्कशन होना है, एजेंडा में ये भी बातें आएंगी। देखो जैसे एक बार बताती हूँ आपको, एक तरह की जो नेचर के काम होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। उसके अलावा जितने भी ऐसी भी बात, एक लास्ट में ऐसा भी हमेशा लिस्ट में रखना चाहिए कि अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो किसी ऐसे मुद्दे पर भी डिस्कशन हो सकता है जो अभी एजेंडा में शामिल नहीं है ना। तो सबकी सलाह से किसी भी ऐसी बात पे भी डिस्कशन हो सकता है जो एजेंडा में ना भी शामिल हो, ये लास्ट पॉइंट होता है ना। और इसके अलावा वो कहता है कि हर एजेंडा के साथ में एक नोटिस की कॉपी भी लगा दी जाती है और फिर सब लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक एजेंडा को तैयार किया जाता है। अब मैं आती हूँ अगले पॉइंट पे, वो है कोरम। कोरम का मतलब होता है कार्यवाहक संख्या, न्यूनतम कार्यवाहक संख्या, कितने लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। मैंने जैसे नोटिस में बताया था 100, 100, 102 है, 101 और 102 है, इसमें है 103। 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसका 103 जो सेक्शन है वो ये बताता है कि कोरम के बारे में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखना ना, कोरम प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग है। ये बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, अगर इसको आप स्पेशली कोट करोगे तो आपके आंसर की वेटेज बढ़ जाने वाली है। जैसे कि मैं बात बता दूं, अगर मान लो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका 103 का जो सेक्शन है वो उसमें क्या प्रोविजन कहता है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो न्यूनतम कार्यवाहक संख्या जिसको कोरम कह रहे हैं वो 2 काफी है, प्रेजेंट होने चाहिए। वो ये कहता है पर्सनली प्रेजेंट अगर 2 लोग भी हैं, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर हो कोई इश्यू नहीं, लेकिन पर्सनली प्रेजेंट अगर 2 लोग भी हैं तो प्राइवेट कंपनी में वो कोरम फिल करते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये सारी चीजें थोड़ी अलग है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स उस पब्लिक कंपनी में कितने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मान लो एक कंपनी में 1000 से ज्यादा नहीं है मेंबर, एक पब्लिक कंपनी में 1000 से ज्यादा नहीं है, 700-800 मेंबर हैं, तो उसके लिए केवल 5 मेंबर प्रेजेंटली प्रेजेंट होने चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। मगर अगर ये कहते हैं कि 1000 से और 5000 के बीच में है मेंबर्स उस पब्लिक कंपनी में, तो वो ये कहता है कि 15 मेंबर होने चाहिए ऐसे जो प्रेजेंट हो, फिजिकली प्रेजेंट हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कहता है। अगर
5,000 से ज़्यादा है उस कंपनी के मेंबर, पब्लिक कंपनी है और 5,000 से ज़्यादा मेंबर है, तो उनमें 30 मेंबर ऐसे होने ही चाहिए जो फिजिकली प्रेजेंट होंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी। प्राइवेट का तो मैंने आपको लिख के बता दिया है कि इसमें तो 2 हो सकते हैं न्यूनतम, लेकिन पब्लिक के लिए डिपेंड करता है। 1,000 तक हो तो 15, अगर 1,000 तक हो तो 5, अगर 1,000 से 5,000 तक हो तो 15, और 5,000 से ऊपर होंगे तो 30। तो 5, 15 और 30 का आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना चाहिए, 5, 15 और 30। और ये 1,000 तक में, ये 1 से 5,000 तक में, और ये 5,000 से ज्यादा तक में। ये भी मैंने आपको लिख दिया, तो ये ध्यान रहेगा। अब आगे की बात करते हैं कि कोरम कहते किसको है। तो ये कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टू वैलिडली ट्रांजिट द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के सारे कामों को करने के लिए एक मीटिंग में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स को बताया गया है वो कम से कम कितने होंगे, उसी को हम कोरम कहते हैं। ठीक है, ये कहता है उस कोरम में जो लोग होंगे, जैसे अभी मैंने कहा 2 लोग, 5 लोग, 15 लोग या 30 लोग, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मस्ट बी क्वालिफाइड टू टेक पार्ट इन द मीटिंग। वो 5 लोग या वो 15 लोग या वो 2 लोग मस्ट बी क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, प्लस उनको उन मुद्दों पर डिस्कशन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्वालिफाइड पर्सन ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको उस बारे में, बात के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो बस फिजिकली प्रेजेंट है और आपने कह दिया कि जो कोरम फिल हो गया। अरे कोरम फिल केवल नंबर ऑफ मेंबर्स से नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन से भी है, उनके मेंटल एबिलिटी से भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको चेक कर लेना चाहिए। एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मेंबर माना गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड इन कोरम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कोरम में कभी काउंट नहीं किया। बस एक बात याद रख लेना, अनटिल एंड अनलेस यदि कोई बात ये मीटिंग में ऐसी हो जो उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट की हो, तब तो उन्हें काउंट किया जाता है। अदरवाइज अगर उनकी डायरेक्ट इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कोरम में शामिल नहीं कर सकते। वो बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोरम फिल नहीं कर पाएंगे वो लोग। उनके बैठने से वो नंबर नहीं फिल होगा जितना नंबर हमें मिनिमम टू मिनिमम चाहिए था। क्लियर है? अब आगे की बात, एक और चीज समझ लो। अगर मान लो किसी मेंबर, 5 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हो किसी कंपनी में, समझ लो, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कहते हैं इनको अपन। तो किसी लोगों ने, नंबर ऑफ पीपल ने अगर एक शेयर खरीदा हो, तो ऐसे में उन 5 में से कौन सा व्यक्ति उस कोरम को फिल कर सकता होगा। तो ध्यान रखना, उन 5 का जो मेंबर रजिस्टर है उसमें जो 5 नाम लिखे हुए, उसमें जो नंबर 1 है नेम, वो इसको क्वालिफाई करेगा कि कोरम वो फिल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मान लीजिए ABCD और E, 5 लोगों ने मिलकर किसी कंपनी के एक शेयर को खरीद लिया, तो क्या ये डी बंदा आ सकता है क्या कि जहाँ हम 5 ने मिलकर के एक शेयर खरीदा है, तो हम 5 में से कोई भी एक आ गया तो क्या दिक्कत है, कोरम तो फिल हो ही रहा है। नहीं, कोरम फिल करने की कंडीशन में ये कहता है अगर वो ऑर्डर ABCDE है तो A इज ओनली द पर्सन हु कैन बी काउंटेड इन द कोरम। क्लियर? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम ये नहीं कहते कि डी आ नहीं सकता, बिल्कुल डी आ सकता है, ई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोरम फिल करने की कंडीशन को वो फिल नहीं कर रहा है। तो इसके साथ ही मैंने आपको कोरम समझा दिया है, मैंने आपको एजेंडा समझाया है, नोटिस भी समझाया। ये लगते बहुत आसान है टॉपिक्स, मैं आपको बता दूं, मगर शॉर्ट नोट में जब ये आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लिखूं क्या। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है, इसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना और समझना जरूरी है। आपको आज की क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया। आगे की क्लास में अब मैं आपको बताऊंगी कि चेयरमैन कौन होता है और किस तरह से ये काम करता है मीटिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टीवी वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।